ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तरुण भटनागर। नमस्कार। भारत एक देश, एक उम्मीद, एक विचार या इन सब से बढ़कर 135 करोड़ देशवासियों का जज्बा। आज से कुछ महीने पहले जब भारत में कोरोना ने दस्तक दी थी तो हम सबके जहन में यही विचार आया था कि पता नहीं अब क्या होगा। इस समय जब पूरी दुनिया कोविड-19 संकट से जूझ रही है तो देशवासियों ने अपने संयम, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे इस मुश्किल चुनौती से लड़ने में जो समर्पण का भाव पेश किया है वो अपने आप में अनुपम उदाहरण बन गया है। अपनी जान, परिवार का स्वास्थ्य और समाज को सुरक्षित बनाने की सोच के साथ हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझी और घर में रहकर कोरोना की चेन को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाई। लॉकडाउन को 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। संकट अब भी बरकरार है। प्रयास हर स्तर पर हो रहे हैं। घर पर रहकर मन बेचैन जरूर हो जा रहा है, लेकिन हिम्मत हारने की जगह अपना मनोबल और बढ़ाने की जरूरत है। ये समझना है कि इस समय देश को हर एक नागरिक के सहयोग की आवश्यकता है। कोरोना वॉरियर्स की मेहनत, उनका त्याग, उनका समर्पण तभी सफल होगा जब हम यूं ही आगे भी अपनी भूमिकाएं निभाते रहेंगे। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हर नागरिक महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसी मकसद से आकाशवाणी लेकर आता है ये खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर तरुण भटनागर। डॉक्टर तरुण, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर तरुण से हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर सकते हैं। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर तरुण, जब से कोरोना संकट भारत में आया है तब से हर भारतीय की उम्मीद सरकार के साथ साथ आईसीएमआर से भी जुड़ गई है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग की बात हो, परीक्षण की बात हो, शोध की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, सब कुछ आईसीएमआर के दिशा निर्देश में ही हो रहा है। सबसे पहले अगर टेस्ट की बात करें तो 2 तरह के टेस्टिंग अभी भारत में चल रही है और सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में जांच की दर को और बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ योजना है आईसीएमआर की ओर से? जी आनंद जी, जैसा आपने कहा जी कि इस समय भारतीय अनुसंधान आईसीएमआर जी के दारोमदार पर जो टेस्टिंग चल रहा है, तो इस समय करीब 300 से ज्यादा लैब इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। ये 300 लैब गवर्नमेंट लैबोरेटरीज में है और इसके अलावा करीब 100 के करीब प्राइवेट लैब भी हैं जो कि टेस्टिंग कर रहे हैं आईसीएमआर के साथ साथ। तो लैब की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लैब्स भी आते जाएंगे इसमें इस आईसीएमआर के नेटवर्क में। दूसरी बात हम देखें कि कितने टेस्ट हो रहे हैं, तो अगर हम अभी तक के आंकड़े देखें तो 8,30,000 के ऊपर टेस्ट आज तक की डेट में हो चुके हैं जी, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि इस समय ये करीब विश्व में देखा जाए तो भारत टॉप 10 देशों में है इन टर्म्स ऑफ कितने टेस्ट किए गए हैं जी। रोज के बारे में ऐसे देखा जाए कि रोज कितने टेस्ट हो रहे हैं, तो शुरू में जब लैब शुरू हुए थे तो करीब 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे होते थे और अगर हम कल का आंकड़ा देखें तो हम अब 50,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं जी, कि जितने लोग एक दिन में टेस्ट हुए हैं जी। तो डेफिनेटली टेस्टिंग की तादाद बढ़ती जा रही है और हमको रोज केसेस मिलते आ रहे हैं जी।
डॉक्टर तरुण, बीच में सरकार की ओर से और आईसीएमआर की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो सामुदायिक स्तर पर संक्रमण न फैले, इसके लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जाएगी, उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट की भी बात चल रही है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से समझाएं। जी, तो इसके बारे में दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो कि जो हमें संक्रमण ये जानना है कि किसी को कोविड की बीमारी हुई है या नहीं, जी, इसके लिए तो आरटीपीसीआर ही एक टेस्ट है जो ये बता सकता है कि किसी को ये संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ, इस समय उसको बीमारी है कि नहीं, जी, जो कि अभी चल रहा है। दूसरा, हम ये जान सकते हैं कि क्या पॉपुलेशन लेवल पे किसी इलाके में ये संक्रमण कितना फैल रहा है, जी, उस चीज में अभी हमको एंटीबॉडी टेस्ट जो होती है वो हमें मदद कर सकती है। जी, एंटीबॉडी बेसिकली जो शरीर का जो इम्यूनिटी होती है, जब वायरस अटैक करता है तो शरीर अपनी तरफ से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और हम अगर किसी तरह से टेस्ट से ये जान पाएं कि कितने लोग ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो उनको आरटीपीसीआर से पॉजिटिव आए या नहीं आए हों, लेकिन अगर हम ये देख पाएं कि कितने लोगों में ये एंटीबॉडी है, तो इससे एक जानकारी प्राप्त हो सकती है कि कितना ये संक्रमण किस एरिया में कितना फैला हुआ है। जी, तो इसके लिए तो एंटीबॉडी टेस्ट अभी जो उपलब्ध हैं वो सिर्फ अभी यही बता सकते हैं, वो पॉपुलेशन लेवल पे काम कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे अभी काम नहीं करते हैं। उसके लिए अभी और अनुसंधान चल रहा है। जी, तो ये हमें करना ये होगा, ये जानने के लिए कि कितना संक्रमण फैल गया है, तो इसके लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग हमें एक पॉपुलेशन लेवल पे, सामुदायिक लेवल पे एक पहल करने की जरूरत पड़ेगी कि चाहे जो घर घर में लोग हैं उनका अगर टेस्टिंग किया जाए, चाहे उनको कोई सिम्टम बुखार खांसी हो या नहीं हो, तो अगर वो एक पूरे क्षेत्र में किया जाए तो उससे हमें एक जानकारी प्राप्त हो सकती है कि कितने लोग इस वायरस से प्रभावित हुए हैं, चाहे वो उससे बीमार ना हुए हैं। जी, तो ये दो चीजें हमें अंतर रखना है कि कौन बीमार है और कौन प्रभावित है। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज हम एंटीबॉडी टेस्ट से जान सकते हैं। डॉक्टर तरुण, बीच बीच में समाचार पत्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये भी खबरें जानने को मिलती हैं कि कई जो दूसरे संस्थान हैं, जो शोध संस्थान हैं, वो भी टेस्टिंग किट बना रहे हैं, चाहे आईआईटी की बात करें या दूसरे संस्थानों की बात करें, और कभी-कभी जो व्यक्तिगत शोधकर्ता हैं वो भी किट बनाने की बात करते हैं। उसको आईसीएमआर कैसे लेता है और उसकी प्रामाणिकता की जांच आपके यहाँ किस स्तर पर होती है, और कब ये तय होता है कि हाँ अब ये भी जांच के लिए इस्तेमाल हो सकता है? जी, तो भारत में दूसरे जो लैब्स हैं, डीबीटी के हैं, डीएसटी के हैं, डीएसआईआर के हैं, या फिर आईआईटी के हैं, या प्राइवेट दूसरी कंपनियां हैं, सब लोग ये इस चेष्टा में लगे हुए हैं कि हमारे भारत के टेस्ट बने और वो यूज हों। तो उस चीज के लिए उनके अपने लैब की जो गुणवत्ता जांच है वो तो होती ही है, और उसके बाद जब अगर उनके लैब की गुणवत्ता जांच के बाद उसको पूरे देश में यूज करने से पहले आईसीएमआर का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का लैब है, जो कि पुणे में स्थित है, वहां पे एक वैलिडेशन टेस्ट किया जाता है। तो अगर उस वैलिडेशन टेस्ट में वो सफल पाए जाते हैं कुछ मापदंड के ऊपर, तो उसके बाद ही उन टेस्ट को और या उन किट्स को यूज किया जाएगा जनरल यूज में। बिल्कुल ठीक है। अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, बलरामपुर से हैं शमसुल्लाह जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, ये है कि जैसे कोरोना बीमारी से मर गया जी, तो जो उसको नहलाया धुलाया जाता है, कफन दफन किया जाता है, क्या उन लोगों को कोरोना हो सकता है? जी डॉक्टर तरुण। जी शमसुल्लाह जी, जब कोरोना का जो वायरस है वो तभी तक जिंदा रह सकता है और तभी तक वो संक्रमित कर सकता है जब तक कि इंसान जिंदा हो। तो इंसान के नहीं रहने के बाद इसकी क्षमता नहीं रहती कि वो किसी को फैले।
हालांकि क्योंकि जो लोग उनको नहला धुला रहे हैं या जो उनकी शरीर को साफ कर रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है कि वो कुछ संक्रमित कुछ देर तक रहे। तो उसमें कोशिश यही रखनी है कि वो अपना मास्क पहने, ग्लव्स पहने और वो बॉडी को उसका साफ सफाई करें, और उसको करने के बाद अच्छे से अपने हाथ मुंह धोएं, या तो साबुन पानी से या फिर अपने जो अल्कोहल बेस्ड फिर सैनिटाइजर होते हैं उससे। जी बिल्कुल ठीक। राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं निशांत जी। निशांत जी, स्वागत है आपका। सर हेलो जी, पूछिए। मेरे छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं और एक सुझाव है जी। आकाशवाणी टीम को मेरा ये सुझाव है कि कभी कभार सरकारी प्रतिनिधि को भी बुलाया जाए। और प्रश्न ये है कि हम क्या कोरोना महामारी का समाधान चेचक मॉडल जैसे चेचक के समय पे घर पे जाके टेस्टिंग हुई थी वैसा कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि कब क्यू टैबलेट लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे पहले तो निशांत जी, मैं आपको ये बता दूं कि आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हम कई बार सरकारी प्रतिनिधियों को बुलाते हैं। डॉक्टर तरुण भटनागर भी आईसीएमआर से जुड़े हैं और ये भी कोविड-19 से निपटने में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सवालों के जवाब डॉक्टर तरुण। जी निशांत जी, तो दूसरा सवाल आपने पूछा था टेस्क्यू टैबलेट के बारे में। जी। तो अगर किसी को कुछ खराश है तो टेस्क्यू टैबलेट जरूर ले सकते हैं, उससे खराश कम होगी। हालांकि अगर ये खराश कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से है तो उस पे उसका कोई असर नहीं होगा। उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को खराश होती है, उसको कुछ बुखार है या जुकाम है, तो उसको सरकारी अस्पताल में जाके अपना टेस्ट कराना चाहिए। जी। मध्य प्रदेश से विजय जैन जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द रिसीविंग माय कॉल। जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं ये पूछ रहा था सर जी कि नाक में तेल डालने को जी उपयोगी बतलाया जा रहा है जी इससे कोविड से लड़ने में। जी। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो लहसुन है यानी गार्लिक जी, वो एक बहुत अच्छा साधन है, मतलब कीटाणुनाशक का। जी। तो ये मैंने मतलब मैं घर में आजमा रहा हूँ। हाँ। ये लहसुन वाला तेल, हाँ, ये यदि हम नाक में डालें तो इससे काफी बचाव हो सकता है। इस पे डॉक्टर साहब मतलब आगे बतलाएंगे कि क्या ये ठीक है? जी डॉक्टर तरुण। जी विजय जी। जी, अभी तक के ऐसा तो कोई अनुसंधान हुआ नहीं है जिसमें ये पाया गया हो कि लहसुन वाला तेल डालने से या लहसुन खाने से कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। तो अभी तो इस बारे में तो और कुछ नहीं कहा जा सकता इस समय। बस यही है कि आप अपने को सुरक्षित रखें, अपना मास्क पहने या मुंह ढक के रखें, हाथ धो के रखें, और अगर हो सके तो घर से ना निकलें। जी बिल्कुल। और इस संबंध में जब प्रधानमंत्री ने पूरे भारत से 7 बातों पर सहयोग की अपील की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो आयुष मंत्रालय है उसकी ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए। तो अगर आप घरेलू उपायों के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आयुष के जो दिशा निर्देश हैं उनका आप पालन करिए, और फिर कोरोना से लड़ने में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो काफी कारगर साबित हो सकती है। अंबाला से जोगिंदर जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्ते साहब। जी नमस्कार। सर, ये कोरोना वायरस नया वायरस है और वायरस तो जो जितने आए सब नए ही हैं। तो जिन लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आप लोगों ने गाइडलाइन में होम क्वारंटीन किया, उनकी नेग्लिजेंसी के कारण इतना बड़ा कष्ट हुआ, परेशानी हो रही सबको। और सर, जो एक बार दक्षिणी अफ्रीका देश में जो इबोला हुआ था है, उससे अपना एक बंदा बिल्कुल होके आया था WHO से। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आप डॉक्टर लोगों ने चेक करके उसको ब्लड, यूरिन या जो और भी टेस्ट किए सारे होके निकले थे। फिर किसी और डॉक्टर साहब ने उसका वीर टेस्ट किया, उसमें इबोला निकला था। क्या ऐसा
संक्रमण ऐसी इस वायरस से भी हो सकता है? जी डॉक्टर जोगिंदर जी, अभी तक जितना जानकारी है अनुसंधान से, उससे यही पाया गया है कि कोरोना का जो वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, सांस की बीमारी है। तो वो जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसी से ही वो फैलता है। किसी और बॉडी के पदार्थ से फैलने की अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है जी। तो इस समय तो हम यही कह सकते हैं कि अभी ये अपने खांसने और छींकने के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल। और जो सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश हैं कि आप मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, तभी आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत के दूर दराज के इलाके हैं, वहां आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वेक्षण भी करवाए जा रहे हैं। घर के लोगों में क्या लक्षण हैं, उन्हें सर्दी जुकाम है या नहीं, बुखार तो नहीं आ रहा, कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं है। तो इस तरह के सर्वेक्षण से किस तरीके की रणनीति बनाने में सहायता मिल रही है? जी आनंद जी, तो काफी सारे प्रदेशों में ये सर्वेक्षण किया जा रहा है जी, घर घर जाके, कि क्या लोगों को हल्का खांसी, सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार तो नहीं है। क्योंकि यही कॉमन लक्षण है जो कोरोना वायरस के संक्रमण में भी पाए जाते हैं जी। क्योंकि इस समय हम घर घर जाके सबका टेस्ट करना संभव नहीं है जी। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में काफी संख्या में जो जनसंख्या है उसमें ये लक्षण पाए जा रहे हैं कि हल्का बुखार है या खांसी जुकाम है जी, और ये चीज पिछले साल के तुलना में, इसी महीने के पिछले 2-3 साल की तुलना में कितना है, क्या ये उतना ही चल रहा है, उतने ही जनसंख्या उससे अफेक्ट हो रही है या ज्यादा हो रही है? इससे एक सिग्नल मिलता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस एरिया में कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है और इसकी वजह से ये लक्षण हो रहे हैं। तो अगर हमको बहुत अधिक मात्रा में ये ऐसे लक्षण लोगों में पाए जाएं, तो इससे एक हेल्थ सिस्टम को एक क्लू मिलता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कोरोना का संक्रमण हो और वहाँ पे हेल्थ सिस्टम को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है जी। और अगर कोई ज्यादा बीमार होता है तो उसको टेस्ट करने की आवश्यकता है और फिर उसमें उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की आवश्यकता होती है। तो इसको जिसको हम सिंड्रोमिक सर्वेलेंस कहते हैं जी, ये उसकी प्रक्रिया है कि हम बिना टेस्ट किए भी हमको एक तरह से ये जानकारी मिलती रहे कि ऐसे लक्षण ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं और जिससे कि वहाँ पे जो गतिविधियां हैं उनको फोकस किया जा सके। जी। महेंद्रगढ़ से अभय सिंह जी हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते। हाँ जी, मैं अभय सिंह मंत्रालय से बोल रहा था सर जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो हल्दी हम दूध में लेकर के पीते हैं तो अब उसमें कितनी मात्रा हो? जैसे मेरा पोता है, वो 6-7 साल का है, उसको हम दूध में डालकर देते हैं तो पता नहीं हल्दी से या वैसे ही उसको कई बार वो नक्सरी आ जाती है, तो उसमें हल्दी की कितनी मात्रा हो? इसके अलावा जैसे फिर मैं दोबारा पूछूंगा सर, ये बताओ पहले आप। जी डॉक्टर तरुण। हाँ जी, अभय सिंह जी नमस्कार। तो हल्दी से हमें पता है कि हल्दी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, हल्दी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आयुष मंत्रालय ने भी इसको बोला है कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है जी, कि इससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है जी। इसका खासकर अगर कोरोना के संक्रमण में देखा जाए तो अभी तक ऐसा कोई अनुसंधान नहीं हुआ है जिसमें पाया गया हो कि इसकी वजह से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है या इसकी वजह से उससे ठीक हुआ जा सकता है। लेकिन हाँ, शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये काफी लाभदायक होता है। जी बिल्कुल। और अगले कॉलर हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में, मुंबई से हैं जाकिर अली। जाकिर जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सर। जी, क्या जानना चाहते हैं आप?
और मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे हमारे जितना भी मतलब कवर मेजर को ये करता हूँ कि जैसे बुआ गुटखा हो गया, ये भी एक बीमारी है हमारे लिए जी। तो सिगरेट हो, ये भी बीमारी है, तो इसके ऊपर भी सरकार को हमारा रोक लगानी चाहिए सर। जाकिर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये कोरोना वायरस पर आधारित है, और जब तंबाकू निषेध से जुड़ा हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो आपका ये सवाल जरूर उसमें शामिल करेंगे। डॉक्टर तरुण, आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संवाददाता सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उसमें ये जानकारी दी गई है कि जो मरीजों के स्वस्थ होने का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, अब 25% वो हो गया है, और जो कोरोना रोगियों का जो डबलिंग रेट है वो बढ़ गया है, जो कि लॉकडाउन के सकारात्मक इफेक्ट के रूप में ये चीजें देखी जा रही हैं। इन चीजों से आईसीएमआर को आगे अपनी रणनीति बनाने में किस तरह का फायदा मिलेगा? जी आनंद जी, तो डेफिनेटली जो लोग ठीक हो रहे हैं वो एक एनकरेजिंग बात है जी, कि जो मामूली जिनको बीमारी है और वो संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं जी, और डबलिंग रेट हमारा बढ़ रहा है, मतलब कि जो केसेस की संख्या है वो बढ़ तो रही है लेकिन धीरे उसका बढ़ना कम हो गया है जी। तो इससे आईसीएमआर के कार्य में सिर्फ ये कह सकते, इससे कोई मतलब उसमें कोई एक्सक्यूज मी, आईसीएमआर का टेस्टिंग अभी भी जारी है, टेस्टिंग रोज बढ़ता जा रहा है जी, और वो बढ़ता रहेगा क्योंकि केसेस ऑल्दो नंबर जितने ठीक हो रहे हैं उतने नंबर आते भी जा रहे हैं जी। तो उसके ऊपर टेस्टिंग के ऊपर उसका कोई खास प्रभाव नहीं है जी, क्योंकि टेस्टिंग हम जब तक कि ये संक्रमण है तब तक टेस्टिंग तो करते रहना ही है। जी बिल्कुल ठीक है जी। अगले कॉलर हैं मान सिंह जी, जो अजमेर से कॉल कर रहे हैं। मान सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं मान सिंह जी आप? हाँ साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि प्लाज्मा जो लिया जाता है आदमी के शरीर से जी, वो क्या चीज है, उसको लेने से क्या देने वाले के शरीर में कमजोरी आती है क्या, जो उससे इजाजत दी जाती है या दान दिया जाता है, अपने आप उसको अनिवार्य क्यों नहीं किया कर दिया जाता है कि भाई आपको ठीक हो गया उसको देना ही होगा प्लाज्मा? जी डॉक्टर तरुण, जो प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है वो मान सिंह जी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लाज्मा क्या होता है और क्या कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों को ये बाध्य कर रही है सरकार कि आपको प्लाज्मा देना ही है? नमस्कार मान सिंह जी। तो प्लाज्मा जो होता है वो खून का एक हिस्सा होता है, खून में सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो ऐसा अभी ये एक अनुसंधान के ही तरीके से चल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी कोरोना से संक्रमित हैं और उनके शरीर में जो प्रतिरोधक सेल्स बन जाते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं, तो जो व्यक्ति ठीक हो रहा है उसके प्लाज्मा को लेके अगर हम जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें हम ट्रांसफ्यूज करें तो ऐसा संभव है कि उसकी बीमारी कुछ कम हो जाए या उसके लक्षण कम हो जाएं। तो ये अभी एक अनुसंधान के तौर पर ही चल रहा है, ये अभी पक्के तरह से तय नहीं हुआ है कि इसकी वजह से कोरोना से पूरी तरह जो व्यक्ति संक्रमित है वो ठीक हो पाएगा कि नहीं। इससे कोई कि जिसका प्लाज्मा लिया जाता है उसको कोई कमजोरी नहीं होती है, वो उतने ही हिसाब से लिया जाता है जितना उसके शरीर उसको अलाउ करता है। दूसरी बात आपने कही कि क्या इसमें कोई जोर जबरदस्ती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी व्यक्ति से ये प्लाज्मा लिया जाएगा उसका एक कंसेंट होता है, वो लेनी जरूरी होती है और वो कंसेंट के बिना ये प्लाज्मा किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं चढ़ाया जा सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पर समझने की जरूरत है, जैसे आप रक्तदान करते हैं वैसे ही प्लाज्मा को भी आप डोनेट कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, जैसे रक्तदान में कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा से सूर्यदेव जी जुड़ चुके हैं। सूर्यदेव जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सूर्यदेव जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्ते।
जी सर, पहले तो आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रोग्राम कर रहे हैं। जी शुक्रिया। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर हमारा 2 सवाल है। ये सवाल है सर जी कि इससे ये कोरोना वायरस पानी में कितने देर तक एक्टिव रह सकता है, और दूसरा हमारा सवाल है कि ये हवा में कितनी देर तक रह सकता है। जी डॉक्टर तरुण, पानी और हवा में कोरोना वायरस की उम्र क्या होती है? जी, तो अलग अलग सतह पे और हवा में इसका अनुसंधान करके देखा गया है कि कितनी देर तक रह सकता है। तो हवा में जो है ये करीब 6 से 8 घंटे तक पाया जा सकता है। जी, हालांकि ये हवा में बहुत दूर तक नहीं फैलता है। जैसे आपने खांसा तो जितनी दूर तक आपका जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जाते हैं उतनी दूर तक ही रहेगा, लेकिन उसमें कितना वायरस होगा इसकी अभी जानकारी नहीं है। जी। पानी में भी ये ज्यादा नहीं पाया जा सकता, इसीलिए हम कहते हैं कि हाथ और पानी से और साबुन से आप हाथ धोएं। हाँ। तो पानी में भी ये अगेन डिपेंड करता है कि वो साफ पानी है या गंदा पानी है, पर अगेन 5 से 6 घंटे से ज्यादा वो इसमें मानव शरीर के बाहर वो जीवित नहीं रह पाता है वायरस। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के धार से हैं अनोखे सिंह जी। अनोखे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। जी नमस्ते। सर जी, ये मलगम थूकना एक तो एक गुनाह है सर जी सड़क पे। जी। तो अब ये वापस शरीर में उतरेगा तो ये नुकसान करेगा कि नहीं शरीर को? आप ये जानना चाह रहे हैं कि बलगम जो है वो सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक गुनाह है? वो बिल्कुल गुनाह है। दूसरा आप क्या पूछ रहे हैं? तो शरीर क्या वापस हम थूकने के बजाय वापस पेट में उतर जाएगा तो फिर वो नुकसान करेगा कि नहीं? जी डॉक्टर तरुण, ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं थूकेंगे और वो शरीर में ही रहेगा तो वो कितना नुकसानदेह है? अगर आप इसको कोरोना वायरस के संदर्भ में जानना चाहेंगे जी, तो कोरोना वायरस जो है, जैसे कि मैंने कहा कि एक सांस की बीमारी है जी, तो ये आपके फेफड़ों को और जो उसको संक्रमित करता है जी। तो इसके बलगम में होने की संभावना काफी कम रहती है जी। तो बलगम को अगर आप थूकेंगे नहीं और निगल भी जाएंगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये सवाल है और प्रधानमंत्री ने भी अपने देश के नाम संबोधन में कई बार कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने की आदत हमें बदलनी होगी, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलता है, ये गंदगी भी फैलाता है और जो एक स्वच्छ भारत की मुहिम चली है ये उस नजरिए से भी काफी नुकसानदेह है। कोलकाता से रंजय जी हैं। रंजय जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ नमस्कार सर, मैं रंजय सिंह कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। जी नमस्ते, पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम बाहर से सब्जी खरीद कर लाते हैं, वो सब्जी को कैसे उसको इस्तेमाल करें कि कोरोना वायरस सब्जी से बाहर रहे? डॉक्टर तरुण, ये बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये सवाल है कि सब्जी का सेवन उनको करना ही करना है, वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसका पालन कर वो सब्जी को सैनिटाइज कर सकते हैं? जी नमस्कार रंजय जी। तो सब्जी, जैसा कि आपने कहा, चाहे सब्जी लाएं चाहे और भी कुछ सामान खाने का लाएं जी, तो सबसे पहले तो उसको अच्छे से पानी में धो लें जी, और अगर हो सके तो जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है उससे भी धो सकते हैं, लेकिन उससे धोने के बाद भी आपको अच्छे से उसको साफ पानी से पानी में थोड़ी देर 10 मिनट आप उसको डाल के रख सकते हैं और उसके बाद फिर से उसको धो सकते हैं जी। तो उससे मामूली तौर पे वो आप संक्रमण की जो क्षमता है वो नहीं रहेगी वायरस की जी। और ऑफ कोर्स आप जब आप बाहर से आ रहे हैं तो जो सब्जी ला रहे हैं या जो भी सामान ला रहे हैं उसको धोने के अलावा आप घर में आते से ही अपने हाथ साबुन और पानी से जरूर धोएं जी, और खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले। जी जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर तरुण, जो हमारे श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल है, चूंकि आप आईसीएमआर के साथ जुड़े हैं और आपसे ये प्रश्न करना मैं चाह रहा हूं कि जो कोरोना वायरस की दवाई है, वैक्सीनेशन है, इस पर आईसीएमआर बहुत शिद्दत से काम कर रहा है,
क्या अपडेट आप देंगे हमारे श्रोताओं को और उनकी इस जिज्ञासा को कैसे शांत करेंगे? जी, तो इसमें जो अनुसंधान अभी शुरू होने ही हो गए हैं और शुरुआती दौर में हैं, उसमें 2 प्रक्रिया हैं। एक तो जैसे कि पहले एक श्रोता ने पूछा था प्लाज्मा थेरेपी जी की, और दूसरा है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की, जो कोरोना से संक्रमित ठीक हो जाते हैं जी, उनका प्लाज्मा जो है वो दूसरे जो कोरोना से संक्रमित पेशेंट हैं उनको दिया जा सकता है। तो उसकी एक अनुसंधान चल रहा है जिसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं जी। दूसरा बीसीजी वैक्सीन के ऊपर काफी कुछ आया है कुछ दिनों में, दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप के देशों में ऐसा सोचा जा रहा है कि बीसीजी वैक्सीन से हम कोरोना से शायद बच सकते हैं जी। तो उसके ऊपर भी अनुसंधान की तैयारी शुरू हो गई है जी। कि तीसरा एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में भी कुछ जानकारी आई थी कि उसकी वजह से भी कुछ ठीक हो कुछ वो एक ड्रग है जो कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो सकता है। तो उसका भी अनुसंधान की प्रक्रिया की तैयारी करी जा रही है और जल्दी ही वो शुरू हो जाएगी जी। बिल्कुल। वैक्सीन के संबंध में अभी भारत ने और इनफैक्ट आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो वायरस कल्चर कहते हैं वो कर लिया है। तो अब हम जानते हैं कि ये वायरस क्या है और इस वायरस के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। तो उनको लेके अभी वैक्सीन के लिए कौन सा कंपोनेंट वायरस का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके ऊपर अभी शोध चल रहा है जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक वैक्सीन कैंडिडेट उन्होंने तैयार किया है जी। तो वो भी भारत सरकार के साथ जुड़ गए हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है पुणे में स्थापित, वहां पे भी इस वैक्सीन के ऊपर शोध चल रहा है और वो इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जी। तो वो भी इसमें जुड़े हुए हैं कि अगर हम जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन का इजाद कर पाएं, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक कोई ना कोई वैक्सीन हमें शायद मिल पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी, बहुत बड़ी सफलता होगी। और इनफैक्ट आज तक इतनी जल्दी किसी भी संक्रमण के लिए कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हुआ है। चलिए, चलते चलते कार्यक्रम में समय बहुत कम है। अंबाला से संतरो जी हैं फोन लाइन पर। संतरो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर जी। सर मेरा ये सवाल है कि मैं जैसे हम सब्जी को तो धो लेते हैं लाके, और दूध को कैसे करें, तो ये सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे चेस्ट में दर्द पेन होती है और सिर में पेन होती है, क्या कोरोना के लक्षण है? दूध की थैली को कैसे साफ करें डॉक्टर तरुण? समय बहुत कम है, संक्षेप में। हाँ संतरो जी नमस्कार। तो दूध की थैली को भी आप जब लाते हैं घर में तो उसको अगेन आप पानी में थोड़ा 10-15 मिनट तक धो लें, गुनगुना पानी हो तो और अच्छा है, और उसके बाद अपने हाथ भी धो लें। सिर दर्द और पेट दर्द का संबंध कोरोना से है? सिर दर्द और पेट दर्द का डायरेक्ट संबंध कोरोना से नहीं है। जब ये सांस की बीमारी है तो इसमें ज्यादातर खांसना या छींकना या बुखार होना ही इसके मेन लक्षण है। डॉक्टर तरुण, आप आकाशवाणी से जुड़े और अपनी विशेषज्ञ राय हम सबसे साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद जी, और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, कोरोना से लड़ाई लड़ते रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर तरुण भटनागर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।